हेलो बच्चों, कैसे हो? तो तैयारी कैसे चल रही है? तो चलिए शुरू करते हैं। सभी फाउंडेशन के बच्चे ध्यान देना। पेपर 1 बिजनेस लॉ एंड बिजनेस कम्युनिकेशन। तो इसकी अब हम तैयारी शुरू करते हैं। MCQ क्वेश्चन, तो इसको एक एक करके मैं रिवाइज करवाता हूँ आपको। वैसे आपने कर भी लिया होगा, अगर इस पर आप करोगे तो आपका रिवीजन हो जाएगा। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट करते ना करते हुए इसको शुरू करते हैं, क्योंकि टाइम में बहुत क्रूशियल होता है। तो शुरू करें। तो नंबर 1 क्या है? व्हाट आर द, ये मैंने पूरा इंस्टीट्यूट का लिया हुआ है MCQ बैंक। ये आप अपना इंस्टीट्यूट की साइट से ले लेना, वहाँ से आपको मिल जाएगा। अदरवाइज मैं इसको अपलोड भी कर दूँगा। और जो भी क्वेरी जो हो आप अपना इसको कमेंट सेक्शन में आप शेयर करना। तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? व्हाट आर द सोर्स ऑफ लॉ? सोर्स ऑफ लॉ क्या है? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है, ये कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, जुडिशियल प्रोसीजर्स, कस्टमरी लॉ, स्टेटस एंड ऑर्डिनेंस, एंड थर्ड ऑप्शन बता रहा है स्टैट्यूट इनेक्टेड बाय द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया एंड स्टेट लेजिस्लेशन या रिलीजन। तो करेक्ट आंसर क्या है? करेक्ट आंसर है इसका 2। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, जुडिशियल प्रोसीजर्स, कस्टमरी लॉ, स्टैट्यूट एंड ऑर्डिनेंस। तो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। ठीक है, तो फर्स्ट का सेकंड ऑप्शन। अब हम चलते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। विच आर्टिकल इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया 1950 हैज प्रोविजंस फॉर इंट्रोडक्शन ऑफ ए बिल इन द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया? तो ऑप्शंस हैं आर्टिकल 119, आर्टिकल 141, आर्टिकल 107 और आर्टिकल 243। तो करेक्ट आंसर इज आर्टिकल 107। तो क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है? कौन सा आर्टिकल हैज प्रोविजन फॉर इंट्रोडक्शन ऑफ ए बिल इन द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया? तो आर्टिकल 107 अलाउ करता है। तो थर्ड क्वेश्चन क्या है? थर्ड की तरफ हम मूव कर गए हैं। थर्ड में है मनी बिल इंट्रोड्यूस्ड इन विच हाउस ऑफ द पार्लियामेंट? काउंसिल ऑफ इंडिया, काउंसिल ऑफ पीपल लोकसभा, और काउंसिल ऑफ स्टेट्स राज्यसभा, बोथ हाउसेज और नन ऑफ द हाउसेज। तो मनी बिल कहाँ प्रेजेंट होता है? लोकसभा में, काउंसिल ऑफ पीपल। तो फोर्थ क्या है? फोर्थ क्वेश्चन, फोर्थ में है अंडर व्हाट आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया 1950 इज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एम्पावर्ड टू मेक एन ऑर्डिनेंस? कौन सा आर्टिकल? आर्टिकल 243 या आर्टिकल 123 या आर्टिकल 129 और आर्टिकल 360? आर्टिकल 123। तो करेक्ट आंसर इज आर्टिकल 123, ऑप्शन नंबर 2। तो हम फिफ्थ क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। द एसेंस ऑफ सब ऑर्डिनेट लेजिस्लेशन कैन बी फाउंड इन विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया 1950? कौन सा है? आर्टिकल 12, 32, 13 और 14। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 3, आर्टिकल 13। क्या क्वेश्चन था? द एसेंस ऑफ सब ऑर्डिनेट लेजिस्लेशन कैन बी फाउंड इन विच? क्या? एसेंस ऑफ सब ऑर्डिनेट लेजिस्लेशन। तो ये किस में आएगा? आर्टिकल 13। तो क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ मूव करते हैं। व्हेन वाज द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया पास्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली? 26 जनवरी को पास किया 1950 में, या 26 नवंबर को 1949, या 25 नवंबर 1949, या 15 अगस्त? तो करेक्ट आंसर इज 26 नवंबर 1949। नाउ द क्वेश्चन नंबर 7, विच इज़ द हाईएस्ट कोर्ट ऑफ इंडिया? ये तो पूछने की वो है ही नहीं कि ये तो सिंपली सुप्रीम कोर्ट, इंटरनेशनल कोर्ट थोड़ी होएगी। तो सुप्रीम कोर्ट है इंडिया का हाईएस्ट कोर्ट। तो 8, ये तो खैर कोई भी बता देगा। तो यहाँ पर आपके फ्री के मार्क्स हैं 7th क्वेश्चन में। तो चलो अब 8th की तरफ मूव करते हैं। विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हैव द पावर टू एंटरटेन पेटिशंस ऑफ वायलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स? कौन सा आर्टिकल? 32 है, या आर्टिकल 226, या आर्टिकल 226 एंड 32 कंबाइंड, या आर्टिकल 356? तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 3। ठीक है,
नाम हम क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ मूव करते हैं। विच इज़ द हाईएस्ट सिविल कोर्ट इन ए डिस्ट्रिक्ट? हाईएस्ट सिविल कोर्ट कौन सी है? सेशन कोर्ट होती है, सुप्रीम कोर्ट तो बिल्कुल ही टॉप पे हो गई। इसके बाद डिस्ट्रिक्ट कोर्ट या हाई कोर्ट। तो यहाँ ये कौन सा बोला? सिविल कोर्ट। सिविल कोर्ट कौन सी होती है? डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 10 क्या है? विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एम्पावर्स द लेजिस्लेचर टू मेक लॉ? कौन सा आर्टिकल अलाउ करता है? आर्टिकल 12, 243 या 141 या 245? द करेक्ट आंसर इज 245। ठीक है। तो अब इसके आगे क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है? व्हेन वाज द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया एस्टेब्लिश्ड? कब बना था? 26 नवंबर 1959, 49? ये इसमें आप वो कर लेना, क्या बोलते हैं, कब आपका संविधान लागू हुआ था? तो कब है? 26 जनवरी 1950। तो ये आपको इसमें आ जाएगा। बाकी सारी इसमें सिर्फ एक ही माइंडसेट रखो, कोर्ट सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया कब एस्टेब्लिश हुआ? 26 जनवरी 1950 को। तो 12वां क्वेश्चन क्या है? तो 12वें क्वेश्चन में है कौन सा आर्टिकल, विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया स्टिपुलेट्स लॉ मेड बाय द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया? तो आर्टिकल 141, 245 या 368 या 352? तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए या ऑप्शन 1, आर्टिकल 141। तो क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। What is the schedule in the Constitution of India for separation of subject for legislation? तो कौन सा शेड्यूल है? 9th, 7th, ये कौन सा है? 32 और या 14th? तो करेक्ट आंसर इज 7th, ऑप्शन नंबर 2। तो 14th क्या है क्वेश्चन? What kind of structure does the Indian Constitution have? कौन सा स्ट्रक्चर है? यूनिटरी है या फेडरल है या ऑटोक्रेसी है या टोटलिटेरियन? तो हमारा कौन सा है? इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन फेडरल है। ठीक है। तो अब हम चलते हैं 15th क्वेश्चन की तरफ। 15th क्वेश्चन क्या बोल रहा है? अंडर विच आर्टिकल कैन वी अमेंड द प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया? तो इसमें हमारा कौन सा आर्टिकल हमें कब अलाउ करता है? 356 करता है या 368 करता है या 254 या 245? तो यहाँ आर्टिकल हम कौन सा अलाउ करता है हमें अमेंड करने के लिए? प्रोविजंस 368। तो अब क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ चलते हैं। विच इज़ द लोएस्ट कोर्ट टू अप्रोच फॉर क्रिमिनल मैटर्स? लोएस्ट कोर्ट कौन सी है? क्या है? मुंसिफ कोर्ट, जुडिशियल मैजिस्ट्रेट, सेशन कोर्ट या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट? तो करेक्ट आंसर इज JM, जुडिशियल मैजिस्ट्रेट। इसको आप शॉर्टकट बना लेना, JM जो भी है, क्योंकि मैंने बना रखे थे काफ़ी। 17th क्या है? मेंशन द नंबर ऑफ जजेस इन द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया इंक्लूडिंग चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया करंटली? तो कितने जजेज हैं सुप्रीम कोर्ट में इंक्लूडिंग चीफ जस्टिस? 23 हैं, 32 है, 34 है या 46? तो करेक्ट आंसर इज 34। तो 18 नंबर अब क्वेश्चन करते हैं। फंडामेंटल राइट्स आर मेंशन अंडर विच पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया? फंडामेंटल राइट्स पार्ट 2, 3 या 9 या 12? तो करेक्ट आंसर इज पार्ट 3, ऑप्शन नंबर 2। चलिए हम नेक्स्ट पेज पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 19th। क्वेश्चन नंबर 19th करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 19th क्या है? म्युनिसिपैलिटीज आर प्रोवाइडेड for authority under which part of the constitution of India?
पार्ट 9A या पार्ट 3 या पार्ट 1? तो करेक्ट आंसर इज पार्ट 9A, ठीक है। और नाउ द क्वेश्चन नंबर 20, अंडर व्हाट आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया 1950 इज द गवर्नर ऑफ ए स्टेट एम्पावर्ड टू मेक एन ऑर्डिनेंस? कौन सा आर्टिकल अलाउ करता है गवर्नर को ऑर्डिनेंस टू मेक एन ऑर्डिनेंस? तो आर्टिकल 123 या आर्टिकल 243 या आर्टिकल 245 और या फिर 213? तो करेक्ट आंसर इज आर्टिकल 213, ऑप्शन नंबर 4। तो अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 21, व्हाट आर पर्सनल लॉ? यहाँ एक क्वेश्चन ही पूछ रहा है कि पर्सनल लॉ क्या होता है। पर्सनल लॉ या लॉ रिलेटिंग टू द इंटरपर्सनल बिहेवियर, इट्स रॉन्ग। कस्टम, रिलीजियस बिलीफ दैट हैव नाउ बीन कोडिफाइड, लॉ दैट ए पर्सन मेक्स, और लॉ बेस्ड ऑन ओपिनियन। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 2, customs, religious beliefs that have now been codified, religious belief पर्सनल लॉ में, ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 22 में। तो 22 में क्या है, विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डील विद इनकन्सिस्टेंसी बिटवीन लॉ मेड बाय पार्लियामेंट एंड लॉ मेड बाय द लेजिस्लेचर ऑफ स्टेट्स? तो कौन सा आर्टिकल करता है? 245 करता है, 254, 368 या 32? तो ये आर्टिकल 245 करता है, इनकन्सिस्टेंसी। तो 23 नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है, व्हाट इज प्राइवेट बिल? प्राइवेट बिल क्या है? अ बिल इंट्रोड्यूस्ड बाय ए मेंबर अदर देन ए मिनिस्टर। तो यही करेक्ट आंसर है, फिर भी सारे बोल देता हूँ, मैंने पहले ही बोल दिया। ए बिल इंट्रोड्यूस्ड बाय मेंबर अदर देन ए मिनिस्टर, बिल इंट्रोड्यूस्ड बाय ए प्राइवेट सिटीजन या प्राइवेट कंपनी, ये तो मैं बिल्कुल ही ऐसे डाल दिए हैं। ए बिल रिलेटिंग टू विच आर प्राइवेट टू इंडिविजुअल, तो अदर देन ए मिनिस्टर, तो वो प्राइवेट बिल होता है जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट प्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 24 पे। तो क्वेश्चन नंबर 24 क्या बोलता है, द पार्लियामेंट फॉर द यूनियन ऑफ इंडिया विच शैल कंसिस्ट, यूनियन ऑफ इंडिया पार्लियामेंट, उसमें क्या कंसिस्ट होता है? उसमें क्या क्या होता है? द प्रेसिडेंट, द काउंसिल ऑफ स्टेट्स एंड हाउस ऑफ द पीपल, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति, या फिर राज्यसभा या फिर लोकसभा या लेजिस्लेटिव असेंबली। तो यहाँ सीधा सीधा यही है जिसमें सारे होते हैं। तो अब हम 25वें क्वेश्चन में पहुंच गए हैं। सेकेंडरी सब ऑर्डिनेट लेजिस्लेशन कैन नॉट बी गो बियॉन्ड, कहाँ? द एम्बिट ऑफ द एक्ट, द एम्बिट ऑफ द एक्ट और द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, या फिर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, और या फिर डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, ठीक है। तो ये करेक्ट आंसर द एम्बिट ऑफ द एक्ट और द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, ठीक है। तो अब इसमें क्या है, 26वां क्वेश्चन करते हैं। 26वां क्वेश्चन में क्या है, द एपेलेट कोर्ट ऑफ द नेशनल कंज्यूमर डिस्प्यूट्स रेड्रेसल कम्युनिकेशन ट्राइब्यूनल इज हाई कोर्ट, या एपेलेट कोर्ट कौन सी है? नेशनल कंज्यूमर डिस्प्यूट्स हाई कोर्ट है या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है सबऑर्डिनेट, या कोर्ट ऑफ सबऑर्डिनेट जज क्लास 1, और या फिर सुप्रीम कोर्ट? तो करेक्ट आंसर है एपेलेट कोर्ट पूछा है यहाँ पे, तो वो सुप्रीम कोर्ट है। तो 27वां क्वेश्चन क्या है, 27वें क्वेश्चन में पूछता है द एंशिएंट इंडियन कोर्ट्स कैन बी divided into 6 categories based on their rank as the Gana, the Kula, the Shreni, the Nerepa, the Adhikrita, the Sasita। The second क्या था? Kula, the Shreni, the Gana। तो सिंपली यहाँ पर देखो कुला से शुरू हो रहा है, श्रेणी सेकंड श्रेणी, देन गाना, देन अधिकृता, द
ससिता और लास्ट में निरिपा। तो ये हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर 2। नाउ द क्वेश्चन नंबर 28। तो 28 में क्या है, voidable contract is one, voidable contract is one क्या है, which is lawful या which is invalid, which is valid so long it is not avoided by the party entitled to do so, the none of the above। तो ऑप्शन नंबर 3। तो अब नेक्स्ट पेज पे क्वेश्चन नंबर अब 29 की तरफ मूव करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 29 क्या है, द डिफरेंस बिटवीन एन एडवर्टाइजमेंट फॉर सेल एंड ए प्रपोजल इज नो डिफरेंस एट ऑल। सेकेंड ऑप्शन है दैट ए प्रपोजल बिकम्स ए प्रॉमिस एज सुन एज द पार्टी टू होम इट इज मेड एक्सेप्ट इट बट एन एडवर्टाइजमेंट डज नॉट। थर्ड ऑप्शन क्या है, एवरी केस विल बी व्यूड अकॉर्डिंग टू द सर्कमस्टेंसेज। फोर्थ, नन ऑफ द अबव। तो करेक्ट आंसर क्या है, that a proposal becomes a promise as soon as the party to whom it is made वो accept करेगा it but an advertisement does not। ठीक है, तो अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 30 पे। 30 क्या है, in a book depot a catalog of books and listing the pricing of each book and specifying the place where the particular book is available is an invitation to offer, an invitation to visit the bookshop or none of these। तो ऑप्शन नंबर 3 है an invitation to visit the bookshop। ठीक है, नाउ द क्वेश्चन नंबर 31। 31 क्या है, अ कैटलॉग ऑफ द गुड्स ऑफ ए कंपनी फॉर सेल डैश ए सीरीज ऑफ ऑफर्स बट ओनली एन इन्विटेशन फॉर ऑफर्स। तो इसमें क्या होगा, ए कंपनी फॉर सेल इज ए सीरीज ऑफ या इज नॉट या इन नॉर्मल केसेस या द नॉर्मल केस इज नॉट। तो करेक्ट आंसर इज नॉट। ठीक है, तो इज नॉट करेंगे तो क्या होगा, ए कैटलॉग ऑफ द गुड्स ऑफ अ कंपनी फॉर सेल इज नॉट ए सीरीज ऑफ ऑफर्स बट ओनली एन इन्विटेशन फॉर ऑफर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सॉरी, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एन ऑफर डज नॉट लैप्स इफ offerer dies before acceptance, the offeree dies before acceptance या offerer dies हो गया या offeree, या acceptance is made by the offeree in ignorance of the death of the offerer। ठीक है, acceptance is made by the offeree with knowledge of the death of the offerer। तो correct answer is option number 3, acceptance is made by the offeree in ignorance of the death of the offerer। Now the question number 33, a telephonic acceptance is complete। telephone acceptance कैसे complete हो, when the offer is spoken into the telephone, heard but not understood by the offerer, heard and understood by the offerer, is received, heard and understood by some person। तो correct answer is heard and introduced। okay, तो ऑप्शन नंबर 3। नाउ द क्वेश्चन नंबर 34। 34 क्या है, विद रिगार्ड टू द contractual capacity of a person of unsound mind, which one of the following statements is most appropriate? A person of unsound mind can never enter into a contract.
A person of unsound mind can enter into a contract. A person who is usually of unsound mind can contract when he is at the time of entering into a contract of sound mind. यही है आंसर जहाँ तक है, यही ही है, यही जहाँ तक है तो क्या यही ही है आंसर है। और फोर्थ, ये 4 भी ऑप्शन बोल देता हूँ। ओकेजनली का क्या मतलब होता है? कैन कॉन्ट्रैक्ट ऑल्दो द टाइम ऑफ मेकिंग द कॉन्ट्रैक्ट इज ऑफ अनसाउंड माइंड। एट द टाइम ऑफ मेकिंग इट अनसाउंड माइंड कैसे हो सकता है? एट द टाइम ऑफ इट मेकिंग ए कॉन्ट्रैक्ट इज ऑफ साउंड माइंड। तो साउंड माइंड होना चाहिए जब वो कॉन्ट्रैक्ट बना रहे हैं, ठीक है। तो अभी इसका 35 नंबर, 35 में क्या बोल रहा है? While obtaining the consent of the promisee, keeping silence by the promiser when he has a duty to speak about the material facts amounts to consent obtained by coercion, misrepresentation, mistake या fraud. The correct answer is fraud. तो 36 क्या है? A threaten to commit suicide if his wife did not execute a sale deed in favor of this brother. The wife executed the sale deed. This transaction is voidable due to under influence, voidable due to coercion, void being immoral, or void being forbidden by law. The correct answer is voidable due to coercion. तो 37 क्वेश्चन करते हैं। A contract which is vitiated by undue influence is declared at which one of the following by the Indian Contract Act? Invalid, void, illegal या voidable? Correct is voidable. Now the question number 38. तो क्वेश्चन नंबर 38 अब करते हैं। क्वेश्चन नंबर 38, कंसिडर द फॉलोइंग: 1. एक्टिव कंसीलमेंट ऑफ एक्ट, 2. promise made without an intention of performing it, breach of duty which gains an advantage to the person committing it, inducing mistake as to subject matter. Which of the following amount to fraud? फ्रॉड क्या है? एक्टिव कंसीलमेंट ऑफ एक्ट, 1 and 2 बोल रहे हैं, या 2 and 3, या 3 and 4, या 1 and 4, when in without any intention of performing it. तो 1 and 2 एक्टिव कंसीलमेंट। तो 39 क्या है? फैक्टर्स विटिएटिंग कंसेंट आर coercion, undue influence, फ्रॉड, मिसरिप्रेजेंटेशन, सेकंड भी है, मिस्टेक भी है, तो यानी ऑल ऑफ द अबव करेक्ट आंसर। तो 40 क्या है? मिसरिप्रेजेंटेशन मीन्स, और ये तो मालूम होगा, मिसरिप्रेजेंटेशन क्या? अनवारंटेड assertion, any breach of duty without any intent to deceive, innocent mistake, all of the above. Correct is all of the above. ठीक है। अब 41 क्या है? If a party stands in a fiduciary relation to the other, तो क्या होगा? He cannot dominate fiduciary relation to the other, तो he can dominate the will of other. The trust should be maintained. None of these. The correct answer is he can dominate the will of another. Sorry. 42, तो मैं ये 50-50 के पार्ट्स में करूँगा और उसको बाद में फिर क्लब करके भी डाल दूँगा। तो अब नाउ क्वेश्चन नंबर 42, a person is deemed to be in position to dominate the will of another if he holds real or apparent authority, stands in a fiduciary relationship, both A and B, और इधर A और B। तो A and B क्या होगा? both होगा, या इधर A and B। both में क्या है? A and B आपका क्या हो गया?
होल्ड्स रियल और अपरेंट अथॉरिटी, इन स्टैंड्स इन ए फिड्यूशियरी रिलेशन, या दोनों है या इधर है, तो यहाँ दोनों ही हो गए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 43, इफ बोथ द पार्टी टू ए कॉन्ट्रैक्ट बिलीव इन द एग्जिस्टेंस ऑफ द सब्जेक्ट which in fact does not exist, the agreement would be clearly void है, तो unenforceable void ही रहेगा, voidable none of these, ठीक है। For a valid contract both the party have given their consent, the consent should be free, तो दोनों ही एप्लीकेबल है, तो both A and B, ठीक है। 45 क्या बोला, when both the party to an agreement are under a mistake as to a matter of fact essential to an agreement, the agreement is, क्या होगा जहाँ मिस्टेक, तो ये void हो जाएगा, ठीक है। तो 46 जहाँ बिल्कुल क्लियर आंसर आपको सामने नज़र आ रहा है, तो आगे बढ़ना ही नहीं और कन्फ्यूजन क्रिएट होगी, तो सीधे के सीधे उसको टिक करो और आगे बढ़ो। जितना पढ़ोगे आगे उतना कन्फ्यूजन क्रिएट होगी, जब आपको मालूम है सीधा आंसर तो उसको टिक करो और आगे बढ़ो। इन इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट द टर्म कंसेंसस एडम मीन्स parties under a mistake, party under the free consent, party agreeing upon the same things in same sense or none of the above, same thing in a same sense, तो ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट। तो 47 क्या है, sorry, to prove undue influence the plaintiff has to prove that the relations subsisting between the parties are such that the defendant was in a position to dominate the will of the plaintiff, the defendant used that position to obtain an unfair advantage from the plaintiff, both A and B, none of the above, तो दोनों ही होंगे, तो इसके लिए हमें इन दोनों को both A and B। तो क्वेश्चन नंबर 48 क्या है, द वैलिडिटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इज नॉट अफेक्टेड बाय मिस्टेक ऑफ फैक्ट, मिस्टेक ऑफ इंडियन लॉ, मिसरिप्रेजेंटेशन, फ्रॉड, मिस्टेक ऑफ इंडियन लॉ। द वैलिडिटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इज नॉट अफेक्टेड बाय मिस्टेक ऑफ इंडियन लॉ, ठीक है। तो अब नेक्स्ट करते हैं 49 पे। 49 क्या है, तो 49 नंबर क्वेश्चन है, अनलॉफुल एग्रीमेंट कंप्राइज इलीगल एग्रीमेंट्स, इमोरल एग्रीमेंट्स, एग्रीमेंट अपोज टू पब्लिक पॉलिसी ओनली, ऑल द एग्रीमेंट मेंशन्ड अबव, तो तीनों ही होगा, तो इसके लिए ऑल द एग्रीमेंट मेंशन्ड अबव, तो इसके लिए अनलॉफुल एग्रीमेंट कंप्राइज इलीगल, इमोरल और एग्रीमेंट अपोज टू पब्लिक पॉलिसी। तो 50 क्या है, द एक्सेप्शंस टू द रूल दैट एन एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेट ऑफ ट्रेड इज वॉइड आर कंटेन्ड इन द प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 27 ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। 1136 सिंपली यही ही है, द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 27, तो 11 भी नहीं है, बोथ द बो मेंशन ना ये तो प्रोविजन सेक्शन 27 ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। अब नेक्स्ट वीडियो में 51 से करेंगे, तब तक आप ये इसको बार बार रिवाइज करिए। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।